फेज 2 में जंग और भड़की, होर्मुज कंप्लीटली ब्लॉक्ड। पहले तो यह था ना कि टोल चुकाकर कुछ जहाज निकल रहे थे, कुछ एक देशों के कुछ जहाज जाने दिए जा रहे थे। अब तो यह पूरी तरह बंद हो गया। ईरान ने यहां से किसी भी तरह के किसी के भी जहाज के निकलने पर पाबंदी लगा दी है। ये मंदी, ये महंगाई जो अभी आपको आसपास दिखाई, सुनाई और महसूस होने के स्तर तक पहुंच गई है, जो वो आने वाले दिनों में और भड़केगी। ये ग्लोबल मंदी जो पूरी दुनिया को अपना शिकार बनाएगी, इसका विलेन कौन होगा? वो जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा वो? तो क्या वो अमेरिका होगा? ट्रंप विलेन होंगे? भड़की जंग, होर्मुज बंद, ग्लोबल मंदी का विलेन कौन? ट्रंप? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। कुछ एक खबरें जो इसको समझने को आसान बनाएंगी वो पहले आपके सामने रख रहा हूं। अमेरिका की ईरान पर बड़े हमले की तैयारी। ईरान में कोहराम मचाने के लिए B-52 बॉम्बर तैनात। या ये तस्वीर जो है इस बात की तस्दीक कर रही है। B-52 बॉम्बर तैनात। सऊदी एयर स्पेस में दिखा अमेरिकी B-52 बॉम्बर। इटली के अमेरिकी बेस से सऊदी अरब पहुंचा यह बॉम्बर। ट्रंप की वार्निंग के बाद पश्चिम एशिया में यह बड़ी तैनाती। ट्रंप ने कल ही कहा था कि अब आगे विनाश है। वो समय जो दिया गया था नेगोशिएशंस के लिए वो जाया किया गया और अब हम वहां इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात कही थी। अब यहां देखिए B-52 इटली के अमेरिकन बेस से सऊदी अरब के एयर स्पेस पर दिखाई दे रहा है। इसके मायने क्या है और आने वाले दिनों में B-52 की यहां मौजूदगी क्या होने का इशारा कर रही है, हम आपको बताएंगे। लेकिन अगली खबर देखिए, ट्रंप ने सिचुएशन रूम में आपात बैठक बुलाई। नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ सैन्य विकल्पों पर चर्चा की गई। नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ इस बारे में मशवरा किया गया कि अब आगे क्या हो सकता है और उसमें हमको क्या करना चाहिए। ईरान पर बड़े सैन्य हमले की तैयारी में अमेरिका। जानकार ऐसा बता रहे हैं अगले कुछ घंटों में लार्ज स्केल ऑपरेशन संभव। एक बड़ा ऑपरेशन हो सकता है अगले कुछ घंटे में। सिचुएशन रूम में जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट हुआ उसके बाद यह समझा जा रहा है कि अब यह बहुत बड़ा हमला हो सकता है। बातचीत के लिए दबाव बनाने की बड़ी रणनीति। बातचीत के लिए दबाव, मैक्सिमम प्रेशर वाली डोनाल्ड ट्रंप की नीति। और मैक्सिमम प्रेशर में जाहिर है उनको बनाते हुए बहुत सारी चीजें करनी भी पड़ेंगी ताकि उनका वो दबाव रियलिस्टिक लगे। और इसमें क्या अब ये फुल स्केल कैंपेन इनएविटेबल है? क्या सिचुएशन रूम में यही डिस्कस किया गया है और क्या उसको अमल में भी लाया जाएगा, या सिचुएशन रूम में मौजूदगी वहां ये सब किया जाना ये एक संकेत है और इसके बियॉन्ड अमेरिका अपने आप को और ज्यादा आगे ले जाने से फिलहाल परहेज करेगा? हमारे एक्सपर्ट्स क्या समझते हैं उनके पास चलेंगे, समझेंगे। लेकिन पहले देखिए, ईरान के करीब पहुंचा अमेरिका का स्पाई विमान। सऊदी से होते हुए बहरीन में लैंड करने की खबर। पहचान छिपाकर बहरीन पहुंचा P-8A पोसाइडन। B-52 बॉम्बर के कोड पर P-8A पोसाइडन की उड़ान। सऊदी के आसमान में B-52 बॉम्बर दिखने से हड़कंप। सऊदी के आसमान में B-52 बॉम्बर के देखे जाने से हड़कंप। आशीष आपको इसके मायने बताएंगे। यहां पर B-52 का देखा जाना। B-52 ने इटली के एयरबेस से उड़ान भरी और पहुंचा सऊदी के आसमान में। आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जल्दी से इसके मायने समझते हैं। बाकी मेहमानों से आपका परिचय कराता हूं और उनके पास हम फिर इस खबर को समझने के लिए चलेंगे। आशीष जरा आ जाइए। ये यहां पर जरा अपने दर्शकों को हम ये बताते हैं कि इसके मायने क्या है। B-52 का यहां पर होना, पोसाइडन 8A का होना, जरा यहां पर दिखाइए। अभी जो तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई हैं वो जरा बिग वॉल पर डालिए, उसको जल्दी से एनालाइज करते हैं और फिर चलते हैं अपने मेहमानों के पास। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे बहुत जल्दी आपका परिचय उनसे कराने वाला हूं। लेकिन यहां देखिए, ये है B-52 की सऊदी के एयर स्पेस में मौजूदगी और इसके यहां होने के मायने। आशीष देखिए, ये एक सबसे हैवी कैटेगरी बॉम्बर्स में से एक है। B-52H इज द ओनली वेरिएंट जो कि 52 में यहाँ पर अभी तक का इफेक्टिव है और ये हजारों टन का बॉम्ब लेकर उड़ सकता है। यानी कि मैसेजिंग दी जा रही है अमेरिकन एयरफोर्स द्वारा। ये एग्जैक्टली आपको दिखाई देगा। B-52 यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स, और ये यहाँ से ठीक इटली में जो यूएस का बेस है, एयरबेस, वहां से टेक ऑफ करके यहां पर ईरान के नजदीक मंडराने का मतलब साफ है, मैसेज दिया जा रहा है कि बड़े बड़े वाले बम गिराए जा सकते हैं ईरान की तरफ। और साथ ही जब इस तरह के कभी कोई अटैक करने होंगे तो उसके पहले आप स्मोक स्क्रीन क्रिएट करते हैं। कब कौन सा वाला ट्रिप, कौन से वाला टेक ऑफ बम के साथ में आ जाएगा ईरान के ऊपर, ये वो आंकते रहेंगे। P-8I से लेकर और यहां बॉम्बर की मौजूदगी आने वाले दिनों में क्या अनफोल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है, पूरी दुनिया को क्या भुगतना पड़ेगा।
होर्मुज अगर पूरी तरह से बंद है तो पूरी दुनिया पर किस तरह की मुसीबतें और आने वाली हैं। जनरल चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय चतुर्वेदी साहब हमारे साथ आज की इस चर्चा में है। श्याम कुमार साहब को आपने सुना, अभी आशीष सिंह को आपने उनको भी सुना। अचल कुमार मल्होत्रा साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज की इस चर्चा में आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। एक और खबर दिखाता हूं आपको। 24 घंटे में दूसरी बार यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच में आपस में हमले किए गए एक दूसरे पर। अमेरिका ने होर्मुज में कई स्ट्राइक्स की। ईरान का 18 ठिकानों पर जवाबी हमला हुआ है। जनरल चतुर्वेदी, जब बीच में यह समझा जा रहा था कि अब दोनों ही तरफ की पार्टीज ये चाह रही हैं कि अब फिर से ना फंसना पड़े जंग वाली स्थिति में, लेकिन यहां तो दिखाई दे रहा है एक्चुअली दुनिया गलत सोच रही थी। बिल्कुल, इसमें एक्चुअली जो ये सोच है वो मिलिट्री लॉजिक तो था ही नहीं। देखिए, ऐसा है कि अमेरिका को एक बहुत बड़ा झटका लगा है कि वो कहाँ नंबर 1 पावर ऑफ द वर्ल्ड और नंबर करीब 17 पावर है ईरान जो है, उसने उनको जो है इस तरीके से नाक नहीं रगड़ी है, लेकिन मतलब कम से कम एक झटका जरूर दिया है। तो ये सोचना कि वो बिल्कुल असहाय कर दिया ईरान को, नहीं। आप देखिए, इसमें मैं सिर्फ एक अमेरिकन अटैक्स की बात एक बार करूंगा, उसके बाद फिर ईरान का रिस्पांस की बात करूंगा। दोनों चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। अमेरिका का पूरा एम ये है कि किसी ना किसी तरह उनकी जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। इसलिए उसने कासम पे अटैक किया, बंदर अब्बास पे अटैक किया, और जो खर्ग आइलैंड है उसको, जिससे कि जो कुछ भी, अगर आप देखिए हॉर्मुज में ये जो भी शिप जाएंगे वो ईरान के नज़दीक से जाते हैं, तो वो बंद कर दिया उन्होंने। अमेरिका उसको वहाँ पे भी बाहर भी इससे चाइना को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं हो रहा। उसके पास 1000 दिन का रिजर्व है ना। ईरान क्या कर रहा है? ईरान ने मनामा पे अटैक किया, ईरान ने क्या कटार पे अटैक किया, ईरान ने कुवैत पे अटैक किया। तो जो उसकी जो मिसाइल वेजिंग कैपेबिलिटी है वो अभी तक डिस्ट्रॉय हुई नहीं है। तो ये सोचना कि इस लड़ाई में अमेरिका ने सब कुछ कर लिया, मेरे ख्याल में हम लोग इन चीज़ों के लिए अब चाइना जो ईरान है वो वॉर गेम कर चुका है, और वो क्या सर झुका के बैठे रहेंगे। और क्योंकि जब तक अमेरिकन लैंड नहीं करेंगे ईरान में, कुछ नहीं कर सकते। और लैंड करने में उनकी जो अल्बुर्ज और जो ज़ेगरोस रेंजेस हैं उससे आगे वो जा ही नहीं सकते, क्योंकि अल्बिट वगैरह जो डेजर्ट है उसमें जाएंगे तो फंस जाएंगे। जनरल चतुर्वेदी, एक बड़ी खबर आ रही है सर, आपको बता दूं, अपने दर्शकों को बता दूं, इस खबर के बाद फौरन आपके पास एक बार फिर आऊंगा। ये लग रहा है कि आज की रात बहुत भारी होने वाली है। ये जो सेकंड फेज शुरू हुआ है इसमें निर्णायक रात आज की रात हो सकती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप खुद ये बात कह रहे हैं। ट्रुथ सोशल में वो क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि आज की रात ईरान पर बहुत भारी बहुत ज्यादा भारी है। ये एक डिसेप्शन है, ये मैक्सिमम प्रेशर वाली स्ट्रैटेजी के तहत ही दिया गया एक स्टेटमेंट है, या वाकई ऐसा होने वाला है? ये खबर हम तक आशीष ने पहुंचाई है। आशीष, क्विकली, ये क्या दिखाई दे रहा है? दो बड़ी बातें। एक कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की आज की रात बहुत बड़ा अटैक वो करने वाले हैं। कहे कई बार हैं, करेंगे कि नहीं वो देखना होगा, लेकिन आज वो बहुत स्पेसिफिक है अपने इस सोशल मीडिया पोस्ट में। वो कह रहे हैं कि हम खर्ग आइलैंड जल्दी ही लेने वाले हैं। ये एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, जब वो क्लियरली ओपनली पहले से कह रहे हैं कि खर्ग आइलैंड हम जल्द ही पूरी तरह से लेने वाले हैं, कब्जा कर लेंगे। और ये बहुत क्लियर इंडिकेशन है, नो डाउट, कि हमने इसके कुछ साइंस भी देखे थे। कुछ समय पहले यूएस ने 82nd एयरबोर्न पैराट्रूपर्स जो थे वो फिलिस्तीन के आसपास में वहां पर डिप्लॉय किए थे। आपको याद होगा कि जिबूती से लेके कहां पर किस तरह से मूवमेंट किया गया था, और अब किस तरह से जो भी मरीन्स डिप्लॉयड हैं, चाहे वो यूएसएस ट्रिपोली हो, यूएसएस बॉक्सर हो, या फिर 82nd एयरबोर्न डिवीजन हो, ये क्लियरली उन सभी का रेफरेंस, उसका हवाला देते हुए एग्जैक्टली ये पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि हम खर्ग आइलैंड पर जल्द ही बिग स्क्रीन पर केवल ये पोस्ट रखिए, और केवल टू सोशल पर उन्होंने जो लिखा हुआ है वो रखिए जरा। ये क्या कह रहे हैं वो? द यूनाइटेड स्टेट्स विल बी हिटिंग ईरान। अब ये बताकर हमला करना, ये असल में कह के मारने वाली नीति के तहत है, या असल में केवल ये दिखाने वाला थप्पड़ है, मारने वाला नहीं? क्या है, अभी फैसला होता है इसका। द यूनाइटेड स्टेट्स विल बी हिटिंग ईरान whose navy, air force, radar, anti-aircraft and all other forms of defense together with most of its offensive capabilities are gone। तो फिर अगर सब कुछ आपने गॉन ही कह दिया तो आप हमला किस पे करने वाले हैं? वेरी हार्ड टुनाइट। ये बहुत महत्वपूर्ण है जो कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप।
हालांकि वो लोग जो जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप के मिजाज को, वो ये भी जानते हैं कि कैसे उन्होंने पूरी एक सभ्यता के नष्ट होने की बात की थी और उसी दिन सीज फायर का ऐलान कर दिया था। बहरहाल वो कह रहे हैं वेरी हार्ड टुनाइट, वेरी हार्ड, एट सम पॉइंट इन द नॉट टू डिस्टेंट फ्यूचर विल बी टेकिंग खर्ग आइलैंड। यही बात अभी आशीष आपको बता रहे थे। ये खर्ग आइलैंड वो आइलैंड है जिसको ये पहले भी कई बार मंशा जाहिर कर रहे हैं कि इसको हम तो लेकर रहेंगे, और हॉर्मुज वो जगह है जिस जगह को डोनाल्ड ट्रंप पहले ये कह चुके हैं कि स्ट्रेट को असल में ट्रंप के नाम से जाना जाना चाहिए। अब देखिए जरा, एंड अदर ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट, सभी ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट जो हैं उन पर भी कब्जा किया जाएगा, उन पर भी हमला किया जाएगा। एंड अज्यूम टोटल कंट्रोल ऑफ देयर ऑयल एंड गैस मार्केट्स, और उनके पूरे ऑयल और गैस मार्केट पर हम कब्जा कर लेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे, मच लाइक वी हैव विद वेनेजुएला, जैसा कि वेनेजुएला के साथ हमने किया है, व्हिच इज वर्किंग आउट ब्रिलियंटली फॉर बोथ वेनेजुएला एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि हमने कुछ दिनों पहले किया और अब दोनों ही इससे लाभान्वित हो रहे हैं, वो वेनेजुएला हो या अमेरिका। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। अब अगर ये बात है, ये जो कहा गया है, जो डोनाल्ड ट्रंप का मिजाज जानते हैं, जो अभी की स्थितियों को जानते हैं और जिनके पास लंबा तजुर्बा है लाइंस बिटवीन द लाइंस पढ़ने का, अचल मल्होत्रा साहब हमारे साथ जुड़े हैं। सर, क्या होने वाला है? दिनेश, आपने बिल्कुल सही कहा। डोनाल्ड ट्रंप का कहने और करने में बहुत अंतर होता है। वो इससे पहले भी ईरान को जो है स्टोन एज में भेजने की बात कर चुके हैं और कहा था कि अगले 24 घंटे में हम इस पूरी सभ्यता, सिविलाइजेशन को खत्म कर देंगे, और फिर आपने देखा उसके बाद पूरी कहानी बदल गई। अब सवाल ये है कि ये पहली बार नहीं, पिछले साल उन्होंने बंकर बस्टर बॉम्ब डाले ईरान के ऊपर, इस बार भी 6 हफ्ते लड़ाई करी और उनके शब्दों में उन्होंने पूरी तरह से न्यूक्लियर प्रोग्राम और उनकी नेवी, आर्मी सबको ऑब्लिटरेट कर दिया, कोट एंड कोट। अब बचा क्या है जो फिर अब आगे और उन्होंने तबाह करना है, या और कौन सी बड़ी तबाही करने की बात वो कर रहे हैं? इससे आगे क्या है? ग्राउंड बूट्स ऑन द ग्राउंड, या फिर कोई न्यूक्लियर अटैक? क्योंकि अभी तक के जो भी लड़ाई उन्होंने लड़के तो कुछ हासिल नहीं कर पाए हैं ना, और वो तेहरान पे कब्जा करने की भी बात नहीं कर रहे हैं। थ्योरेटिकली इट इज पॉसिबल, खर्ग आइलैंड ले लेंगे, लेकिन फिर इसका खमियाजा कौन भुगतेगा? खुद अमेरिकन भी भुगतेंगे और उनके वेस्ट एशियन अलाइज हैं वो उसका खमियाजा भुगतेंगे, और पूरी दुनिया इसका खमियाजा भुगतेगी। वो तो फिर जब सिचुएशन आएगी तो हमें देखना पड़ेगा कि अब क्या होगा। क्योंकि खर्ग आइलैंड में बैठ के ये सोचेंगे कि हम सेफ हैं यहाँ से और हम जैसा भी चाहेंगे हम इसको मैनिपुलेट कर लेंगे, तो वो मुझे नहीं लगता कि दैट्स पॉसिबल। और फिर ईरान के पास तो 2 लीवर्स हैं जो इसका वो इस्तेमाल कर ही रहे हैं, हॉर्मुज भी कर रहे हैं, और वेस्ट एशिया में जो अमेरिकन बेसिस है, जो उनके अलाइज हैं, उनको अटैक करने का जो विकल्प है उनके पास बचा हुआ है। तो फिर तबाही ही तबाही है। और मुझे समझ नहीं आ रहा डोनाल्ड ट्रंप एक बार में सोच क्यों नहीं डिसाइड क्यों नहीं कर लेते कि उन्हें चाहिए क्या ईरान से। कभी हमें लगता था कि इजराइल इज ए स्पॉइलर, ईरान का भी मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों उन्होंने उनका अपाचे हेलीकॉप्टर गिरा दिया। क्या ईरान के अंदर भी अब ऐसा लग रहा है कि एक पेज पे नहीं है, IRGC हार्डलाइन ले रही है, दूसरे लोग जो चाहते हैं कि लड़ाई रुक जाए? सर, लेकिन अपाचे को लेकर तो एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बनी। सर, लेकिन अपाचे को लेकर तो एम्बिग्विटी बरकरार है, क्योंकि IRGC की तरफ से कहा गया कि हमने ये किया नहीं है, और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ये तो किया हुआ ईरान का ही है, और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि कहीं ये किया हुआ इजराइल का तो नहीं है, जो ये चाहता था कि एक फॉल्स फ्लैग करो और ईरान के ऊपर बड़ा हमला करे अमेरिका, ये इंश्योर करो। तो बहरहाल इस तरह की स्थितियों में अब ये भी कहा जा रहा है कि जो ईरान का वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भी हमले हो रहे हैं। ये तस्वीरें भी रेडी रखिए, आशीष ने खबर हम तक पहुंचाई है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है सिचुएशन रूम में डोनाल्ड ट्रंप का पहुंचना, वहां पर डिस्कशंस बड़े इंटेंस होना, और वहीं पर यह तय किया जाना कि आज कोई रात में बड़ा हमला हो सकता है। कहा यह जाता है कि दुश्मन को सरप्राइज भी दिया जाना जरूरी है, वरना उसकी तैयारियां वो करने लग जाता है और उतना नुकसान आप नहीं पहुंचा पाते जितना एट्रिशन आप सोच कर चल रहे होते हैं। ऐसे में ये बताना, ये मुनादी करना, ये चिल्ला कर कहना क्यों है? अगली खबर देखिए, ईरान ने जारी किया हमले का वीडियो, अमेरिकी बेस पर दागी मिसाइलें। आज सुबह के हमले का वीडियो आपके सामने हम यहां रख रहे हैं। ये आज सुबह के हमले का वीडियो है जो लोगों के लिए मतलब ये अब ये पब्लिक कर दिया गया है, और ईरान ने ये बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से हम मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। अमेरिकी बेसिस पर दागी गई मिसाइलों का वीडियो यहां पर दिखाया जा रहा है। अब अगली खबर की तरफ आपको लेकर चलता हूं। IRGC के ठिकानों पर अमेरिका का विध्वंसक हमला हुआ है। IRGC के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर अमेरिकी हमला हुआ है। तेहरान के रोबात करीम में हुए भीषण धमाके,
आईआरजीसी के मजबूत माने जाने वाले गढ़ पर अमेरिका का यह सीधा हमला है। अमेरिकी हमले से दहला, दक्षिण पश्चिम तेहरान, साउथ वेस्ट तेहरान में जबरदस्त हमले हुए हैं और ये आईआरजीसी के ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए हमले हैं। अगली खबर ईरान पर अमेरिकी सेंट्रल कमांड का बड़ा हमला। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम पर हमले में ईरान का कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर यह सीधा एक्शन लिया गया, ऐसा बताया गया है। अमेरिकी मरीन, एयरफोर्स और नेवी का यह जॉइंट एक्शन है। ये तस्वीरें बड़ी करके दिखाइए जरा। यही तो एक जो एम्बेसडर ने बोला, बहुत ही एम्बेसडर मल्होत्रा ने बहुत अच्छी बात बोली कि शायद अगर ट्रम्प को पता है कि वो क्या कर रहे हैं तो वी विल बी सरप्राइज्ड। वो जो इस तरीके से स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, स्टेटमेंटों से लड़ाइयाँ नहीं लड़ी जाती हैं। और ईरान जो है, मेरा ख्याल है पूरी तरह वॉर गेम कर चुका है। उन्होंने एक मोज़ाइक स्ट्रैटेजी बनाई थी जिसमें कि अगर टॉप लीडरशिप चली भी जाती है तो लड़ते रहेंगे। तो ये जो आईआरजीसी या ईरान का जो है, उनके जो लोअर कमांडर्स है वो एम्पावर्ड हैं कि जो डिसीजन ले लें कि जो ग्राउंड पे क्या लेना है ना। ये चीज़ मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि आज की तारीख में ईरान में जो ईरान की गवर्नमेंट है और आईआरजीसी है वो सेम पेज पे नहीं है शायद। लेकिन इसमें जो इजराइल का है रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो इस लड़ाई को चलते रहने देना चाहता है। ईरान, जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, उनका ईगो का सवाल है कि हम इसको ख़त्म कर देंगे, उसको ख़त्म कर देंगे। अरे भाई, तुम अगर खड़ को ख़त्म कर दोगे तो ऑयल नहीं जाएगा, तो साथ ही साथ आपका कटार और बहरीन का, उनका भी तो नुकसान हो रहा है। एक चीज़ मैं दिनेश, एक बहुत अच्छी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। हॉर्मोज की अगर आप प्रोफाइल देखो तो ये जो इसका वेस्ट साइड है, मतलब पर्शिया साइड का है, जो फारस की खाड़ी में जो अरब देशों की तरफ वाला है, वो एरिया जो है उसमें लो डेप्थ है और हाई डेप्थ कहाँ है? ईरान के साइड में। तो जो उनकी वहाँ से लॉजिस्टिक चेन है वो ईरान के नज़दीक से जाती है। तो अगर आप खड़ को डिस्ट्रॉय कर दोगे तो आप कैसे ऑयल लेके जाओगे? तो वो जो है, आप अपने लोगों का नुकसान कर रहे हो। और मेरे ख्याल में जो इस वक्त अमेरिका, जो अरब कंट्रीज है, उनको सोचने की ज़रूरत है कि अमेरिका कोई उनकी दोस्ती नहीं निभा रहा है, क्योंकि अमेरिका को मालूम है वेनेजुएला का ऑयल उसके पास है, उसका अपना ऑयल उसके पास है, तो वो अपना कुछ बेचता बाचता रहेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो ये अरब कंट्रीज का होगा और ईरान का नुकसान हो रहा है, क्योंकि आपने जो ओमान में ब्लॉकेट लगा रखा है जिससे कुछ बाहर जा नहीं सकता। तो मुझे क्या लग रहा है कि ये लड़ाई अभी बहुत ही सस्टेन चलेगी। ईरान इसके लिए, फ्रूगल लड़ाई के लिए तैयार है। तो ये सोचना कि वो आप B-52 डालो, पिछले साल भी डाला, कुछ नहीं हुआ। उनके नेवी खत्म कर दी, कुछ नहीं हुआ। उनका एयरफोर्स खत्म कर दिया, कुछ नहीं हुआ। अब वो कह रहे हैं उनको हमने AD खत्म कर दिया। अरे, इनसे लड़ाइयाँ नहीं लड़ी जाती, लड़ाइयाँ जो है हौसले से लड़ी जाती हैं और वॉर गेमिंग से लड़ी जाती है। तो ईरान ने वॉर गेम कर रखा है कि कैसे इसको रिस्पॉन्ड करना है। ईरान के वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमेरिका का हमला। 10 जून को अमेरिका ने किया अटैक। हमले के बाद 20,000 लोगों की वाटर सप्लाई बाधित। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि वहां पर इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अब निशाना बनाया जा रहा है। इजराइल तो शुरू से कह रहा था कि इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाना चाहिए, लेकिन समझा यह जा रहा था कि अगर वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को ईरान में हमला बनाया गया तो फिर उधर जो वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं, वो जहां पर अमेरिका के बेसेस हैं, उन जगहों पर जो समंदर के सैलिनिटी को अलग करके पीने लायक पानी बनाने वाले प्लांट्स जहां हैं, वहां ईरान हमला करेगा और ये टिट फॉर टैट बहुत महंगा पड़ेगा। फिर ऐसे में इस तरह की जगहों पर हमला क्यों किया गया? क्या आने वाले दिनों में काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है? आशीष, क्विकली। देखिए, ये तस्वीरें हॉर्मुज़गान एक प्रोविंस है ईरान का और वहाँ की है, और जाहिर सी बात है जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है ये हॉर्मुज़ की काफ़ी पास है। और इस तरह के जब वेपनाइजिंग वाटर वाले स्ट्रैटेजी पर जब आप आते हैं और ये वाटर वॉर की स्ट्रैटेजी पे आते हैं, तो क्लियरली ईरान या फिर GCC कंट्रीज जैसे वो देश जो कि डिसैलिनेशन प्लांट्स पर, और क्योंकि ड्राई एरियाज हैं, तो इस तरह के स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर हिट करने से आसपास के पोर्ट्स
इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री बेसिस, उन सब पर बहुत गहरा असर पड़ता है। केवल एक ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, केवल इस स्ट्राइक से, जो कि यूएस सेंटकॉम ने एक्सेप्ट भी किया है, लगभग 20 से 22 हजार लोगों के डायरेक्ट वहां पर रहने पर इंपैक्ट पड़ा है। और अगर पोर्ट्स और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर पर इसका फंक्शनिंग पर इसका असर पड़ता है तो ये फिर प्योरली वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को वेपनाइज करने वाली बात। तो ये तक कहा जा रहा था कि अगर ईरान अपनी पर आ गया, डीसैलिनेशन प्लांट्स पर उसने हमले करने शुरू कर दिए, तो फिर उधर इजराइल पर भी हमला किया जा सकता है, इधर जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं उन पर भी हमला किया जा सकता है। और लोग तो ये भी कह रहे थे कि अगर उसके साथ साथ उसने कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें पारा, HG भी शामिल है, वो सब भी मारना शुरू कर दिया, तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्या उस तरफ भी वॉर जाने का खतरा कैप्टन श्याम आपको दिखाई दे रहा है? बहुत क्विकली देखिए, समझने की बात है, अभी तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को आपने बंद कर दिया, खोल दिया, ये तो शिप डिसाइड करेंगे रिस्क क्या है, जाना आना। अब तो स्टेट अथॉरिटी जी उसने कह दिया कि हमने बंद कर दिया। नहीं सर, डीसैलिनेशन प्लांट्स भी निशाने पर आएंगे क्या? मैं ये कह रहा हूं कि ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, जो डीसैलिनेशन प्लांट की बात पिछली बार भी हुई थी जब कतार के युद्ध के बाद रोका गया था, ये करने का मतलब है कि फिर वॉर दूसरी तरफ चला जाएगा। वो मुद्दा है नहीं, ईरान ये नहीं करेगा क्योंकि ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस डेवलप हो जाएगी। फिलहाल मिलिट्री टारगेट्स पे अटैक हो रहा है और वही होगा। आपको मानना पड़ेगा, सदर्न कोस्ट से, जैसा जनरल चतुर्वेदी ने बताया, सदर्न कोस्ट से जहाज निकल रहे हैं, कम पानी से भी 150 से ज्यादा शिप निकल चुके, और धीरे धीरे नदन की तरफ, वो हॉर्मुज की तरफ, लद्दाख, कोसाम और बंदर अब्बास तक धीरे धीरे सैनिटाइज कर रहा है। ये अपाचे का जो डूबना है, वो नाइट पेट्रोल कर रहा था वहां, हो सकता है किसी टेक्निकल गलती के कारण डूबा और एआई इंटीग्रेटेड ऑटोनोमस बोट ने उसे बचाया। एक बड़ी कैपेबिलिटी भी दिखा दी अमेरिका ने। वहां बहुत कुछ हो रहा है। ये बड़े प्लेन आप देख रहे हो, मैंने एक परिकल्पना की थी, डूम्सडे प्लेन जो 6EB है, बॉम्बर है, टॉमकैट, उनके मिसाइल्स जो हैं, टेक चार्ज एंड कम आउट, ग्लास बेस्ड जो कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर उनका AB एयरक्राफ्ट है, अवाक्स है, एक साथ आएंगे सब, एक साथ जब जमावड़ा होगा, उसकी परिकल्पना मैंने की है और वो करेंगे एक दिन। ये जो परिकल्पना आपने की है, इसके लिए टाइम फ्रेम आपने क्या सोचा? मतलब अमेरिका अगर इसमें केपेबल है और वो ये देख रहा है ईरान बात नहीं मान रहा है, तो फिर वो किस समय का इंतजार कर रहा है ये करने के लिए, ये मैं आपसे समझूंगा। लेकिन उससे पहले जरा देखिए 24 घंटे में किस तरीके से ताबड़तोड़ हमले हुए हैं। इसके पहले, मतलब पहले तो ये समझा जा रहा था कि फेज 2 शुरू हुआ या नहीं, इसको लेकर अभी इंतजार किया जाए या नहीं, ये बातें हो रही थी कल तक। लेकिन ये जो हमले हुए हैं, फिर उसके बाद कोई संशय रह ही नहीं गया। अब जरा देखिए 24 घंटे में फिर से जो हमले हुए हैं, अमेरिका के हमले, 49 टोमाहॉक मिसाइलें दागी गई और उधर तेहरान से 64 किलोमीटर दूर अटैक किया गया। अमेरिका अपने हमलों में यह बता रहा है कि वो जो कह रहा है वो शब्दों से बहुत दूर नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार ऐसी चीजें कही हैं जिससे दुनिया हिली, सहमी, और उसके बाद उन्होंने अपनी ही बातों से पीछे हटकर दिखाया। इसलिए यह संशय भी है। अमेरिका के हमले, एयर डिफेंस साइट्स पर निशाना बनाकर लक्षित करके हमला किया गया, मिलिट्री सर्विलांस पर हमला किया गया। अमेरिका के ये हमले और उसके बाद IRGC की तरफ से पलटवार, खाड़ी देशों के 18 ठिकानों पर हमले हुए और ये 2 फेजेस में हमले किए गए। ये किया है अमेरिका ने बीते 24 घंटे में जो हुआ। ईरान के हमले देखिए जरा, जॉर्डन, कुवैत, बहरीन में फिर से हमले हुए, अमेरिका के बेसेस को निशाना बनाया गया, और उधर सीरिया और इराक में भी यूनाइटेड स्टेट्स के बेस पर हमले हुए। ईरान ने भी पलटवार किया, लेकिन सीरिया से ही एक बड़ी खबर आ रही है जो आशीष आपको बताने वाले हैं। सीरिया में कुछ चल रहा है जो शायद अभी दुनिया भर में उस पर उतनी बात नहीं हो रही है। क्या हो रहा है आगे आशीष आपको बताएंगे, लेकिन देखिए जरा ईरान से अभी की बड़ी खबर। दक्षिणी ईरान में सिरीक में धमाका हुआ है, पोर्ट सिटी सिरीक में तेज धमाके की खबर। पोर्ट सिटी सिरीक में तेज धमाके की खबर ईरान से अभी की ये खबर आ रही है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। पोर्ट सिटी है सिरीक और वहां पर हमले की खबर। अब जाहिर है ये अमेरिका की तरफ से किया गया हमला। अब IRGC क्या करता है बहुत जल्द हम आपको ये भी बताएंगे, लेकिन सीरिया का जिक्र हुआ, सीरिया में क्या चल रहा है आशीष, जो मैं कह रहा हूं इशारा जरा बताइए एलैबोरेटेड दर्शकों को। देखिए, हमने पिछले कुछ हफ्तों में देखा है कि किस तरह से रशिया अपने पुराने बेसेस जो कुछ सालों से छोड़ दिए थे उसे किस तरह से रीसप्लाईज पहुंचा रहा है। उनके शिप्स सेंट पीटर्सबर्ग से निकलकर सीरियन बेसिस पर जा रहे हैं जो एक ज़माने में पूरी तरह से रशिया से डोमिनेटेड होते थे, लेकिन जियोपॉलिटिक्स अब बदली है और जाहिर सी बात है कि अब उनके कार्गो प्लेन्स भी सीरिया में लैंड कर रहे हैं। पिछले 2 से 3 महीनों में, उसका जब से ये वॉर शुरू हुई है उसके बाद से अचानक से हमें रशियन गतिविधि सीरियन बेसिस पर, बोथ चाहे वो मैरीटाइम बेसिस हो, पोर्ट्स हो या फिर एयर बेसिस हो, वहां पर देखने मिली है। जाहिर सी बात है कि रशिया, व्लादिमीर पुतिन, इन सब इक्वेशन के बीच में ईरान वर्सेस इजराइल प्लस यूएस के बीच में अपने आप को कहीं ना कहीं पोजीशन जरूर करने की कोशिश कर रहे हैं। कब करेंगे, कितना करेंगे और कैसे करेंगे, ये जब वो एक्टिव होंगे तब दिखाई देगा, लेकिन उसकी तैयारी
रशिया की सीरिया में शुरू हो गई है। और अगर आप नियर बाय बेस, अगर सीरिया में आप इस तरह से बेसिस को रीसप्लाई करके उसे वापस डोमिनेट कर रहे हैं, नो डाउट यू हैव अ प्लान कि आप किस तरह से इस वॉर में एक इन्फ्लुएंशियल फैक्टर बन के सामने आए। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में कमर्शियल शिप पर बड़ा हमला, ओमान तट के पास MT जलवीर शिप पर अटैक हुआ है। MT जलवीर में कई भारतीय नाविक सवार थे। ओमान में भारतीय दूतावास ने कहा हालात पर निगाह बनाए हुए हैं। पिछले 4 दिनों में तीसरे कमर्शियल शिप पर यह हमला हुआ है। मतलब ये युद्ध की चिंगारी जाहिर है जिसमें दुनिया प्रभावित हो रही है। भारत भी उन चिंगारियों की आंच को महसूस कर रहा है। और यहां पर देखिए जरा, ये हैं वो तस्वीरें जो इस शिप के मुतालिक सामने आई हैं। 48 घंटे में 3 जहाजों पर हमला अभी तक हुआ है। चिंता आपको भी दिखाई दे रही है कहीं? नहीं, देखिए इस पे कोई दो राय नहीं है कि भारत भी इस क्रॉस फायर में काफी इसका नुकसान भारत को भी हो रहा है। अभी तो अब ये खैर इसकी जहाजों की बात करें हैं, जहां हमारे, हालांकि हमारे फ्लैग में नहीं है, लेकिन हमारे जो सेलर्स थे वो इंडियन थे। और असली नुकसान जो हो रहा है, ये यूं मान के चलिए कि जो आग वेस्ट एशिया में इस समय लगी हुई है, उसकी आंच जो है पूरी दुनिया में फैल चुकी है। अमेरिका भी इससे बचा हुआ नहीं है। वहां का जो इन्फ्लेशन रेट है पिछले 3 साल में सबसे बड़ा है। और जो एनर्जी सिक्योरिटी सिर्फ भारत की नहीं, बहुत से दूसरे देशों की एनर्जी सिक्योरिटी पे भी इसका असर पड़ रहा है। ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं और हम देख रहे हैं अगर ये लंबा चल गया और तो फिर और नुकसान होगा। इसमें जो जहां तक सेलर्स का सवाल है और जहाजों का सवाल है, तो यहाँ ह्यूमैनिटेरियन एंगल आ जाता है कि यहाँ ह्यूमन लाइफ्स खतरे में आ गई हैं। और अभी तो हमने उन लोगों की बात ही नहीं करी, 10 मिलियन जो हमारे फंसे हुए हैं खाड़ी में। अगर ये सब एस्केलेट हो गया और हमें इवैक्यूएट करना पड़ा उन्हें, तो आप देखिए कितना बड़ा मिशन रहेगा ये। राइट। कितना भी हमें एक्सपीरियंस क्यों ना हो इवैक्यूएशन को लेके पिछले सालों में, लेकिन ये अपने आप में एक हरकुलियन टास्क है। तो ये एक ऐसी लड़ाई है जिससे भारत का कोई लेना देना नहीं, लेकिन भारत को नुकसान इससे बहुत पहुंच रहा है। भारत अकेला नहीं है, पूरी दुनिया में बहुत से और दूसरे देश भी हैं। और अमेरिका को समझना चाहिए, खुद अमेरिका को इसका नुकसान हो रहा है। बट मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी कंट्री होने के बाद, दुनिया का सबसे पावरफुल प्रेसिडेंट कहलाने के बाद, यू टेक ए डिसीजन दिस वे और दैट वे, खत्म करो। अगर खत्म करना है तो खत्म करो। ये क्या हुआ कि एक दिन आप कुछ बोलते हैं, एक ही सेंटेंस, एक ही स्टेटमेंट में आप विरोधाभास आपका दिख के आ जाता है। अभी जैसे जैसे आप ये हफ्ता गुजरने की तरफ देखेंगे ना, फ्राइडे के बाद वो बयान आने शुरू होते हैं जिनमें उम्मीद जगाई जाती है। और जो ये आप कह रहे हैं पूरी दुनिया को नुकसान, ठीक बात है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और उनके करीबियों से जुड़ी हुई कंपनियों के शेयर की तरफ भी निगाह डालनी पड़ेगी कि इनका क्या हो रहा है। ये फलती फूलती जा रही है क्या? उसी में जवाब मिल जाएगा। ये तो मलाई खा रहे हैं, ये मलाई खा रहे हैं, बिल्कुल। एक कार्टून देखा हुआ शायद, तो अपनी सेक्रेटरी से पूछ रहे हैं, बताइए मुझे आज क्या स्टेटमेंट देनी है, ईरान पे हमला करना है या शांति वार्ता की बात करनी है? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उनकी सेक्रेटरी कहती है जरा ठहरिए, मैं व्हाइट हाउस जो स्टॉक मार्केट है उनसे फोन करके पूछ लेती हूँ क्या करना है। बिल्कुल। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। तो कई बार तो ये भी लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट कहे जाएं क्या, क्योंकि वहां की आवाम तो भुगत रही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और उनके करीबियों की बल्ले बल्ले हो रही है। अगली खबर देखिए, ईरान को यूएस वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट की चेतावनी, ईरान अपनी एक चाल में हार जाएगा। उन्होंने कहा है खाड़ी का नुकसान ईरानी खातों से वसूलेंगे, जबरन टोल लिया तो उसे भी वसूलेंगे, ईरानी फंड से ही टोल की वसूली भी होगी। ये वही स्कॉट बेसेंट हैं जो 250 वाले डॉलर पर डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर छप जाए इसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब जरा यहां पर आ जाइए, ओमान के खाड़ी में ऑयल टैंकर पर बड़ा हमला हुआ। टैंकर के इंजन रूम पर पिन पॉइंट हमले का दावा है। अमेरिकी नाकाबंदी तोड़ने पर ऑयल टैंकर तबाह किया गया। भीषण धमाके के बाद समंदर में फंसा टैंकर, सेंटकॉम ने कहा नाकाबंदी के उल्लंघन के कारण यह कार्रवाई की गई। अगली खबर, ट्रंप के बयान इतिहास के सबसे बड़े झूठ, जमीनी हकीकत से दूर ट्रंप के बड़े बड़े दावे। आईआरजीसी कमांडर का ये बड़ा स्टेटमेंट है। जंग के मैदान में ताकत की परीक्षा होती है, आईआरजीसी ने कहा। ईरानी फोर्स के सामने दुश्मन हताश है, आईआरजीसी ने कहा, और ये ट्रंप के बयानों से भी दिखाई देता है। अब जरा देखिए ग्लोबल मंदी के विलन क्या ट्रंप कहे जाएंगे? हॉर्मुज़ में फिर भड़की जंग, ग्लोबल मंदी के विलन ट्रंप होंगे क्या? ईरान का दावा, एक अमेरिकी युद्धपोत और 2 जहाजों पर हमला।
अमेरिका की सफाई, यूनाइटेड स्टेट्स नौसेना के किसी भी जहाज पर कोई हमला नहीं किया गया। सच्चाई यह है कि 48 घंटे में 3 कॉमर्शियल जहाजों पर हमला अभी अभी हमने आपको दिखाया तारीख के साथ। होर्मुज में दोनों तरफ से हमले किए जा रहे हैं। ईरान शिपिंग को टारगेट कर रहा है, अमेरिका ब्लॉकेड और स्ट्राइक्स कर रहा है, और जाहिर है इसमें पूरी दुनिया का नुकसान हो रहा है। अब जरा यहां पर चले आइए, यह खबर देखिए, ईरान ने 70% टारगेट तबाह किए। अमेरिकी ठिकानों पर ईरान के सटीक मिसाइल हमले, 3 देशों में अमेरिकी बेसिस में भयंकर तबाही। फार्स न्यूज एजेंसी का यह बहुत बड़ा दावा है। अगली खबर, ईरान ने बंद किया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, अनिश्चितकाल के लिए होर्मुज बंद किया। पर्शियन गल्फ अफेयर्स अथॉरिटी ने ट्वीट करके दी जानकारी, ट्रांजिट परमिट होल्डर्स को इंतजार करने की सलाह। वैश्विक तेल सप्लाई पर असर की आशंका। खबर क्या है जरा जल्दी से देखिए। अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दिया है। पहले कुछ देशों के जहाजों को आने जाने की इजाजत थी, अब सभी जहाज और तेल टैंकर्स का आवागमन अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है। होर्मुज की इस पूरी तरह बंदी का असर पेट्रोल, डीजल, कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ने की आशंका है। भारत, चीन और रूस पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। आप जानते हैं दुनिया का 20% तेल गैस होर्मुज के रास्ते से ही गुजरता है, और भारत के मामले में देखें तो यह परसेंटेज ज्यादा दिखाई देता है। अब जरा देखिए, लंबे समय तक होर्मुज बंद हुआ तो क्या होगा। सीटीआई, ये कन्फेडरेशन है ट्रेडर्स का, उसने कहा है भारत में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा हो सकता है। ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग की लागत बढ़ने से रोजमर्रा की वस्तुएं महंगी हो जाएंगी। सीटीआई का अनुमान, भारत की महंगाई दर 5% के पार जा सकती है। मार्च अप्रैल 2026 में भारत की रिटेल महंगाई दर 3.4% रही। सीटीआई ने कहा होर्मुज जल्द नहीं खुला तो 1970 के दशक के बाद सबसे बड़ा ऊर्जा संकट होगा। इसका जिम्मेदार कौन, इसका विलेन कौन? क्या डोनाल्ड ट्रंप? आज वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, वरना इस चर्चा को और आगे बढ़ाता। बहुत धन्यवाद करता हूं अभी सभी मेहमानों का हमारे अपने एनालिसिस के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए।